गुड इवनिंग ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम नया टॉपिक करने वाला हैं फॉर योर टेट साइकोलॉजी सब्जेक्ट। आज का टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिसमें नॉर्मली जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हम डिस्कस करते हैं उसके अलावा कुछ न्यू चीज़ें आज डिस्कस करेंगे। चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। आपका जो एग्ज़ाम है उसमें क्योंकि नए तरह के क्वेश्चन पूछता है, तो क्योंकि मैंने ये सीरीज़ उसी के अकॉर्डिंग रखी है तो कुछ नई चीज़ें भी आपको देखने को मिलेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ग्रोथ क्या होती है, वृद्धि। ठीक है, तो जब भी ग्रोथ, वृद्धि या फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में हम बात करते हैं, जो इंक्रीज़ आता है साइज़ ऑफ द बॉडी, जैसे हमारे ऑर्गेनिज्म हो सकता है, या वो सारी चीज़ें जिनको हम क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं, माप सकते हैं। ठीक है, तो मतलब क्वांटिटी के बारे में जो बात कर सकता है, जैसे हाइट, वेट वगैरह, इसे क्या कहा जाता है, ग्रोथ का नाम देंगे। ठीक है, तो जो भी हमारे अंदर बॉडी में जो चेंजेस आ रहे हैं, फिजिकल जो चेंजेस आ रहे हैं, उसे हम किसका नाम दे देंगे, ग्रोथ का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो आपको पता है जो ग्रोथ है वो लिमिटेड पीरियड के लिए होती है, कुछ टाइम बाद आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। ऐसा नहीं कि हमेशा ही आपकी हाइट बढ़ती रहेगी। ठीक है, वेट को हम पूरी तरह से डेवलपमेंट का नाम नहीं दे सकते क्योंकि वो कम ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, बट क्वांटिटी में के बारे में बताता है, तो जो भी फिजिकल चेंजेस हैं या क्वांटिटेटिव मात्रात्मक परिवर्तन है, उन्हें आप किसका नाम दे सकते हो, ग्रोथ का नाम दे सकते हो। बट जबकि डेवलपमेंट, विकास के बारे में बात करें तो ये केवल ग्रोथ नहीं है, इसके अंदर अलग अलग तरह की प्रोसेसेस आ जाती हैं। ठीक है, तो ये कैसे चेंजेस के बारे में है जो हमेशा थ्रू आउट द लाइफ चलता रहता है। मतलब डेवलपमेंट से अगर पूछा जाता है तो ये कॉन्सेप्शन से शुरू हो जाएगा। कॉन्सेप्शन मतलब जब मदर गर्भ धारण करेगी तब से लेके टिल डेथ ये प्रोसेस कंटिन्यू रहती है। ठीक है, तो ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, आपने ये याद रखना है। ठीक है, और इसमें क्या आता है, द टर्म डेवलपमेंट अप्लाइज टू द चेंजेस दैट हैव ए डायरेक्शन एंड होल्ड डेफिनेट रिलेशनशिप विद व्हाट प्रोसीड्स इट। हमेशा आपने याद रखना है कि ये एक डायरेक्शन को फॉलो करती है, एक सीक्वेंस को फॉलो करती है, यूनिफॉर्म पैटर्न को फॉलो करती है ना। स्टिल बट फिर भी इंडिविजुअल चेंजेस के बारे में है, अलग अलग फैक्टर्स से ये इन्फ्लुएंस होती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है। नेक्स्ट, जो टेम्परेरी चेंज है, इम्पॉर्टेंट चीज़ है। टेम्परेरी चेंजेस जैसे कि फॉर एग्जांपल इलनेस की वजह से कुछ भी चेंज आया, ठीक है, उसे हम डेवलपमेंट का, विकास का नाम नहीं देंगे। क्लियर ये चीज़। तो जैसे कई बार होता है कि हमने खाना ज़्यादा खा लिया, कम खा लिया, पेट बड़ा हो गया, कभी कम हो जाता है, तो आप ये नहीं बोलोगे वो आपकी डेवलपमेंट है। ठीक है, तो जो भी टेम्परेरी चेंजेस आते हैं, ये जो चेंजेस हैं ये रिलेटिवली परमानेंट होने चाहिए। मतलब या तो टोटली परमानेंट हो सकते हैं या फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम होंगे, बट शॉर्टर जो टेम्परेरी है बिल्कुल, उसे हम डेवलपमेंट, विकास का नाम नहीं देंगे। इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक और चीज़ आती है कि जो भी चेंजेस आते हैं वो सारे सेम तरह के नहीं होते, है ना। जैसे कि चेंज इन साइज़ आया, जैसे फिजिकल ग्रोथ का नाम दिया, प्रोपोर्शन में आया, हम चाइल्ड से अडल्ट बने, फीचर्स में आया, जैसे बच्चे के जो बेबी टीथ हैं वो डिसअपियर हो जाते हैं, है ना। एक्वायरिंग न्यू फीचर्स आर वेरिड इन देयर पेस एंड स्कोप लेवल। तो मतलब हमारे अंदर जो चेंजेस हैं वो अलग अलग तरह के हो सकते हैं, सारे सेम चेंजेस नहीं होंगे, एक ही तरह के चेंजेस नहीं होते हैं। फिजिकल होंगे, आगे बाद में हम पढ़ेंगे, मेंटल भी होते हैं, सोशल होते हैं, अलग अलग तरह के चेंजेस होते हैं। ठीक है, तो ये चेंजेस की प्रक्रिया को, प्रोसेस को किसका नाम दिया जाता है, विकास का, डेवलपमेंट का नाम दिया जाता है। तो जो डेवलपमेंट है, विकास है, एक वास्ट प्रोसेस है। ठीक है, जिसके वास्ट टर्म है, जिसके अंडर ग्रोथ भी इंक्लूड होता है और मैच्योरेशन, परिपक्वता भी आ जाता है। ठीक है, मतलब ग्रोथ और मैच्योरिटी दोनों ही इसके एस्पेक्ट्स हैं, डेवलपमेंट के ही एस्पेक्ट्स हैं। जहाँ पे ग्रोथ के बारे में तो हमने बात कर लिया कि जो फिजिकल चेंजेस हैं वो ग्रोथ होगी हमारी, जो कुछ टाइम बाद रुक जाती है। बट मैच्योरिटी से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्ट डेफिनेशन से, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। ये किसको रेफर करती है, चेंजेस दैट फॉलो एन ऑर्डरली सीक्वेंस एंड आर लार्जली डिक्टेटेड बाय द जेनेटिक ब्लूप्रिंट विच प्रोड्यूस कॉमनलिटीज़ इन आवर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मतलब सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें, जो मैच्योरिटी है वो जो बायोलॉजिकल ग्रोथ है, मतलब हमारे में एक ऑर्डर सीक्वेंस, जो हमारी एज हो रही है ना,
और उसके साथ हमारे अंदर समझ आती है, या हमारे जो जीन्स हैं वो प्रभावित करते हैं चीज़ों को, और उसकी वजह से ग्रोथ और डेवलपमेंट भी इफ़ेक्ट होते हैं ऑब्वियसली, उसमें चेंजेस आते हैं, उसे किसका नाम दे देते हैं, परिपक्वता, मैच्योरेशन का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल सेंस में आपको पता है मैच्योरिटी से आपका क्या मतलब होता है, विद एज जो आप में अंडरस्टैंडिंग समझ आती है या आपके जीन्स उस चीज़ को प्रभावित करते हैं, उसे किसका नाम दिया जाता है, मैच्योरिटी, मैच्योरेशन का नाम दिया जाता है। ठीक है, तो डेवलपमेंट के बारे में आपने क्या रखना है, डेवलपमेंट क्वांटिटी के बारे में भी बात करती है और साथ में क्वालिटी के बारे में भी बात करती है, दोनों ही चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, तो जैसे ग्रोथ क्वांटिटी है, ग्रोथ डेवलपमेंट का ही पार्ट है, तो क्वांटिटेटिव भी हो गया, और मैच्योरिटी में मेनली हम क्वालिटी के बारे में बात करते हैं। तो आपने हमेशा याद रखना है जब भी डेवलपमेंट विकास से क्वेश्चन आता है, डेवलपमेंट इज़ बोथ, बोथ क्या, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। क्लियर ये चीज़। और अगर सिर्फ ग्रोथ पूछे तो ये सिर्फ क्वांटिटी, मात्रा के बारे में बात करता है। क्लियर ये चीज़। और ये भी एक प्रिंसिपल बन जाता है कि ऑर्डरली सीक्वेंस में होता है, एक ऑर्डर में होता है, जैसे पहले हम बच्चे होंगे, फिर अडल्ट होंगे, फिर बूढ़े होंगे। ठीक है, तो एक सीक्वेंस को फॉलो करती हैं ये चीज़ें, ये सारे प्रिंसिपल्स हैं, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है आपके विकास में, ये ध्यान रखना है आपने। इसके बाद जब हम ना क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो हर टाइप का क्वेश्चन हम उठाएंगे यहाँ पे, ये क्योंकि आपने ये चीज़ें शायद आई थिंक पढ़ी होंगी पहले, जो नॉर्मल चीज़ें जो मैंने यहाँ इंक्लूड नहीं की हैं, और इसके अलावा भी जो भी पढ़ रहे हैं वो भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर अलग अलग तरह के क्वेश्चन आपके जेबीटी या टीजीटी एग्ज़ाम में पूछता है। ठीक है, तो जितने भी मैं टॉपिक बना रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इनको अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए सारी मेहनत है, तो आप अगर पढ़ेंगे नहीं तो मेरा ये वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पे अब आपने समझना है एक चीज़ को, कि अगर कोई बच्चा है, ठीक है, कोई बच्चा है वो 7 मंथ तक विदाउट एनी सपोर्ट बैठना शुरू कर देता है, बाकी इंडिविजुअल डिफरेंसेस हो सकते हैं, ठीक है, और 8 मंथ तक वो किसी सपोर्ट से खड़ा होना, और ऐसे ही 1 साल तक वो चलना शुरू कर देगा, कि एवरेज नॉर्मल बच्चे के बारे में ये बात है। ठीक है, तो मतलब जब किसी भी बच्चे का फिजिकल स्ट्रक्चर सफिशिएंटली डेवलप हो जाता है तो उसमें प्रोफिडेंसी आ जाती है कि उसका बिहेवियर चेंज होगा, है ना, जैसे वो कुछ टाइम बाद चलना, फिर दौड़ना, सारी चीज़ें एक्वायर करना शुरू करेगा। बट इसमें एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि अगर कोई भी चेंजेस हैं, जैसे बोल दिया कि 7 मंथ तक ये हो जाना चाहिए, 8 मंथ तक ये हो जाना चाहिए, 1 साल तक ये हो जाना चाहिए, ठीक है, इसमें क्या है, स्पेशल एफर्ट्स की ज़रूरत होगी आपको। ठीक है, however special efforts to accelerate these behavior do not help if the infant is maturely not ready। तो आपको क्या करनी पड़ेगी, एक स्पेशल एफर्ट लगेगा, बट ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिस और एफर्ट से ही सारी चीज़ें हो जाएंगी, आपको एक एडिक्वेट इन्वायरमेंट चाहिए, लिटिल प्रैक्टिस चाहिए, और साथ में बच्चा मैच्योर भी होना चाहिए। तो जब हम ये बात करते हैं ना कि बच्चे के, कि एक बच्चा है वो 7 मंथ तक बैठना शुरू कर देता है, 8 मंथ तक खड़ा होना शुरू कर देता है, बट अगर उसे वो इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा, जैसे आप बच्चे को नीचे रखोगे ही नहीं, गोद में पकड़ के रखोगे, है ना, खड़ा ही नहीं होने दोगे, इन्वायरमेंट नहीं दिया, है ना, इन्वायरमेंट ही नहीं दिया तो बच्चे को उसके बाद प्रैक्टिस भी नहीं मिली, जैसे कई बच्चे खड़े ही नहीं होना चाहते या हम हेल्प नहीं करते उनकी, या फिर कई बार बच्चा अगर मैच्योरली रेडी नहीं है उस चीज़ के लिए, तो ये सारे चीज़ें क्या करेंगी, इफ़ेक्ट डालेंगी बच्चे की डेवलपमेंट पे। आपने ध्यान रखना है, मतलब जैसे हम बात करते हैं ना कि आज की डेट में बच्चों को कुछ चीज़ें एडवांस हो गई हैं कुछ में, और कुछ में वो लैक करते हैं, तो वो किस चीज़ का फ़र्क पड़ता है, इन्वायरमेंट का फ़र्क पड़ता है, प्रैक्टिस का फ़र्क पड़ता है, मैच्योरिटी का फ़र्क पड़ता है। ये सारे फैक्टर्स क्या आएंगे जो बच्चे की डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं, तो ये फैक्टर्स में आपने याद रखना है, कारक हैं जो बच्चे के विकास को प्रभावित करते हैं। क्लियर ये चीज़। नेक्स्ट टर्म, एक और टर्म आपने याद रखनी है, इवोल्यूशन। इवोल्यूशन के बारे में हम बात करते हैं कि स्पीसीज़ जो हैं उनमें स्पेसिफिक जो चेंजेस आते हैं, जैसे हम माना गया कि मंके से इवॉल्व हुए, है ना, तो इवोल्यूशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें क्या करते हैं हम, कोई भी स्पीसीज़ है दैट आर बेस्ट अडेप्टेड टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस। ठीक है, चलो एक बार रीड कर देती हूँ पूरा। इवैल्यूएशन रेफर टू स्पीसीज स्पेसिफिक चेंजेस, नेचुरल सिलेक्शन इज एन इवोल्यूशनरी प्रोसेस दैट फेवर्स इंडिविजुअल्स और स्पीसीज दैट आर बेस्ट अडेप्टेड टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस। मतलब हमारे अंदर जो विद टाइम चेंजेस आते हैं, और ये चेंजेस कैसे होते हैं, बहुत ही स्लो चेंजेस होते हैं,
मतलब डेवलपमेंट जैसे हाइट बढ़ रही है बच्चे की, तो धीरे धीरे हमें वो चेंज बहुत जल्दी एज कंपैरिजन टू इवोल्यूशन दिखना शुरू हो जाता है। बट इवोल्यूशन में ऐसा नहीं होता है। इवोल्यूशन में जो चेंजेस हैं वो बहुत ही धीरे 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 स्लोली स्लोली चलते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम मंकी से ही इंसान बने तो ये प्रोसेस जो है वो बहुत स्लो हुई होगी, ठीक है। तो ये भी चेंजेस के बारे में, जैसे कि डेवलपमेंट चेंजेस के बारे में, बट दोनों में फ़र्क है। इवॉल्व होने में और डेवलप होने में, दोनों चीज़ों में डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। तो ये एक तरह से अडाप्ट करते गए इन्वायरमेंट को, थोड़े थोड़े उसकी वजह से हमारे अंदर चेंजेस आते गए। और बहुत ही धीरे आए ये चेंजेस, एकदम से दिखे नहीं, है ना, बहुत टाइम लगता है वो चेंज दिखने में। तो उसे हम किसका नाम दे देते हैं? इवोल्यूशन का नाम दे देते हैं, ठीक है। तो डेवलपमेंट और इवोल्यूशन दोनों एक डिफरेंट चीज़ें आ रही है, मतलब चेंजेस ही हैं बट अलग अलग, कि एक बहुत ही स्लो स्पीड में होता है और स्पीसीज़ में आता है चेंजेस, ठीक है। नेक्स्ट है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डेवलपमेंट। पीछे जैसे हमने बात की, बच्चे का जो इन्वायरमेंट है वो इन्फ्लुएंस करेगा उसकी प्रैक्टिस, मैच्योरिटी। ऐसे ही हेरिडिटी भी क्या करती है, आनुवांशिकता जो है बच्चे की डेवलपमेंट को प्रभावित करती है, ठीक है। हेरिडिटी, आपको पता है हेरिडिटी क्या होती है? जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रेड्स गुण पास ऑन होते हैं उसे हम किसका नाम दे देते हैं? हेरिडिटी का नाम दे देते हैं, ठीक है। क्लियर ये चीज़? तो हेरिडिटी क्योंकि सबकी अलग है, सबको अलग जीन्स मिले, मतलब सबकी डेवलपमेंट अलग अलग तरीके से होगी। अब इसी के कंटेक्स्ट में ब्रॉनफेन-ब्रेनर हैं, उन्होंने क्या दिया है, अपनी थ्योरी दी है, कंटेक्चुअल थ्योरी या इकोलॉजिकल थ्योरी से बोला जाता है। आपने याद रखनी है ये भी। इकोलॉजिकल थ्योरी जो है डेवलपमेंट के बारे में ही बात करती है, परिस्थिति का सिद्धांत है ये, जिसमें इन्होंने इन्वायरमेंट के रोल को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकते हैं कि किसको इंपॉर्टेंस दी है? इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को, जिसे इन्होंने टाइप ऑफ सिस्टम के अंडर रखा। 5 सिस्टम्स के बारे में बात की इन्होंने, जिसमें पहला सिस्टम आता है माइक्रो सिस्टम। माइक्रो सिस्टम क्या हुआ? जो भी चीज़ इमीडिएट कांटेक्ट में बच्चा, मतलब इंडिविजुअल जो है, जिन भी चीज़ों के इमीडिएट कांटेक्ट में आता है, ठीक है, जो भी इसका इमीडिएट इन्वायरमेंट है। इमीडिएट इन्वायरमेंट क्या हो गया? जैसे उसकी फैमिली हो गई, उसके पीयर्स हो गए, साथ पढ़ने वाले टीचर हो गए, नेबरहुड हो गए। डायरेक्टली इनके साथ इंटरेक्ट करता है बच्चा, और इनके साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट करने की वजह से जो बच्चे में डेवलपमेंट आती है, जो चेंजेस आते हैं, उसे हम किसका नाम दे देते हैं? माइक्रो सिस्टम का नाम दे देते हैं। सीधा क्वेश्चन पूछता है कि माइक्रो सिस्टम में क्या चीज़ आती है, मीज़ो में क्या आएगा? तो मीज़ो में क्या आता है? रिलेशनशिप आ जाएगा बिटवीन दीज कंटेक्स्ट। दीज कंटेक्स्ट क्या, जो पीछे हमने पढ़ा माइक्रो सिस्टम में, जैसे फैमिली हो गया और टीचर हो गया, है ना, पेरेंट्स हो गया और टीचर। तो बच्चे की वजह से जो पेरेंट्स हैं वो टीचर के साथ रिलेट करते हैं, है ना, या ऐसे ही अलग अलग रिलेशनशिप हैं, और ये रिलेशनशिप बच्चे के विकास को या उसके समाजीकरण को प्रभावित करते हैं, उसे कहेंगे मीज़ो सिस्टम। फिर आता है एक्सो सिस्टम। एक्सो मतलब बाहरी। तो इसमें क्या आ जाएगा? जो बच्चा है वो डायरेक्टली किसी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करता है, बट फिर भी बच्चे के जो एक्सपीरियंसेस हैं वो क्या करते हैं? इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल दिया कि फादर या मदर की जो ट्रांसफ़र है वो कॉज करती है टेंशन पेरेंट्स में, और ये जो टेंशन है ये बच्चे को भी क्या करेगी? इन्फ्लुएंस करेगी, प्रभावित करेगी, ठीक है। तो मतलब एक्सो सिस्टम में हम क्या आ जाता है? वाइडर कॉन्सेप्ट कंटेक्स्ट आ जाएगा इन्वायरमेंट का, ठीक है। बाहरी जो, जहाँ पे बट डायरेक्ट पार्टिसिपेशन नहीं है, इनडायरेक्ट वे में बच्चे का क्या होता है? डेवलपमेंट या सोशलाइजेशन होता है। नेक्स्ट आता है मैक्रो सिस्टम। मैक्रो सिस्टम में कल्चर, मैक्रो का मतलब भी बड़ा ही है, बट इसमें ओवरऑल आपका कल्चर है, रीज़न है, अदर थिंग्स हैं, वो सब कुछ आ जाती हैं, वो बच्चे की सोशलाइजेशन को, समाजीकरण को प्रभावित करती हैं। और लास्ट आता है क्रोनो सिस्टम। क्रोनो सिस्टम टाइम से रिलेटेड है, जैसे सोशियो हिस्टोरिकल सर्कमस्टांसेस की वजह से जो चेंजेस आते हैं, जो डेवलपमेंट होता है या सोशलाइजेशन होता है, उसे हम किसका नाम दे देते हैं? क्रोनो सिस्टम का। तो ये 5 सिस्टम्स आपने याद रखने हैं। वैसे मैं एक अलग से भी बना दूंगी उसके ऊपर वीडियो, इसी थ्योरी के ऊपर, बट अभी जस्ट हमने डेवलपमेंट के अंडर पढ़ रहे हैं ये चीज़, ठीक है। अब इसमें आपने एक और चीज़ याद रखनी है कि बच्चे में क्या आ जाती है, कुछ चेंजेस आते हैं। ग्रॉस मोटर स्किल्स होगी जैसे, एंड फाइन मोटर स्किल्स होगी, है ना, ये सारे बच्चे में चेंजेस आते हैं। तो यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कब, कितनी एज में बच्चे में किस तरह के चेंजेस आते हैं, ठीक है। तो आपको ये भी चीज़ पता होनी चाहिए, जैसे हॉपिंग, जंपिंग और रनिंग। हाँ, इसमें एक और चीज़ का आप ध्यान रखो पहले, कि ग्रॉस मोटर स्किल्स जो हैं और ये फाइन मोटर स्किल जो हैं, ये किस तरह की स्किल्स होती हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि फाइन मोटर जो होगी, बिल्कुल मतलब बारीक चेंजेस जो आते हैं बच्चे में,
उन्हें हम किसका नाम दे देते हैं, फाइन मोटर स्किल्स का नाम दे देते हैं। और जो ग्रॉस मोटर हैं वो क्या हो गए, मतलब फिज़िकल चेंजेस के बारे में ही है, बट जैसे वॉक वगैरह बच्चा करने लग जाता है, ये किस तरह के चेंजेस हैं, ग्रॉस मोटर चेंजेस हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे डिफरेंस कई बार आपसे पूछ लेता है कि ग्रॉस मोटर एंड फाइन मोटर में, या एग्जाम्पल से कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा होता है एग्जामिनर ने। ठीक है, तो आपने याद रखना है एग्जाम्पल से किस तरह के क्वेश्चन पूछता है। तो अब जैसे कि जो ग्रॉस मोटर स्किल्स हैं वो पूछ लेगा कि जैसे रनिंग है तो रनिंग ग्रॉस मोटर स्किल हुई या फाइन मोटर स्किल हुई, है ना, इस तरह से पूछ लेगा। जो जैसे आप सुई में धागा पिरोते हो, ये क्या है, एक तरह की ये फाइन मोटर, बिल्कुल बारीकी का काम है ना, तो ये याद रखना है। फिर आपने इसमें ये भी पूछ लेता है कि एज क्या होनी चाहिए, तो जैसे हॉपिंग, जंपिंग, रनिंग वगैरह करता है, ये ग्रॉस मोटर स्किल है, ये कितनी एज में बच्चे में आ जाती है, 3 साल तक ये सारी चीज़ें बच्चा कर पाता है। और अगर फाइन मोटर ही सेम पूछा तो बिल्ड ब्लॉक्स, ऑब्जेक्ट्स को पिक करना फोर फिंगर या थंब से, है ना, थोड़ा बारीकी का काम है, फाइन मोटर स्किल्स आ गई, तो ये भी 3 साल में हो जाती है। फिर वो ऊपर चढ़ना, डाउन स्टेयर्स 1 फुट ऑन ईच स्टेप, है ना, या फिट जिगसॉ पजल प्रिसाइजली, तो ये कितनी एज में हो जाता है, 4 साल में बच्चे में हो जाता है। और दौड़ना, रन हार्ड एंड एन्जॉय रेसेस, और ऐसे फाइन मोटर में हैंड, आर्म, बॉडी ऑल कोऑर्डिनेट विद आई मूवमेंट, ये 5 साल में करने लग जाता है। तो एज इसमें याद रख लेना है। बाकी ग्रॉस और फाइन से इस तरह भी पूछ लेता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रॉस स्किल और नॉट, या फाइन और नॉट, है ना, तो आपको दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। ऐसा ही फिर नेक्स्ट वो पूछ सकता है कि पर्टिकुलरली जो बच्चे में डेवलपमेंटल चेंजेस हैं वो कब कब आते हैं, ठीक है, किस तरीके से आते हैं। जैसे 3 से 6 मंथ में तो अपने हेड को क्या करता है बच्चा, टर्न करता है, ओपनिंग द माउथ व्हेन टच्ड ऑन द चीक, तो ये कब हो जाता है जी, 3 से 6 मंथ में ये डिसअपियर होने लगती है चीज़ें। उसके बाद इफ़ देयर इज़ ए लाउड नॉइज द बेबी विल थ्रो हिज हर आर्म्स आउटवर्ड वाइल आर्चिंग हिज और हर बैक एंड देन ब्रिंग द आर्म्स टुगेदर एज इफ ग्रिप्स हिम समवन समथिंग। ठीक है, तो ये 6 से 7 मंथ के बीच में डिसअपियर होने लग जाता है। तो ये आपने याद कर लेना है, ठीक है, बाई चांस पूछ सकता है चीज़ें, बाकी हम इस तरह का करेंगे आगे भी चल के। नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा जो है आपके लिए, चैलेंजेस ऑफ अडोलसेंस। अडोलसेंस का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, किशोरावस्था है उसमें क्या चैलेंजेस आते हैं, उसमें जो टर्म्स यूज़ की गई हैं आगे चल के वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में वो पूछी जाती हैं। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि अडोलसेंस जो वर्ड है वो लैटिन से बना है, ठीक है, जिसका मीनिंग क्या होता है, टू ग्रो इनटू मैच्योरिटी, है ना, विद एज, जो समझ आ रही है, जो पीछे हमने डिफाइन किया। तो ये कैसा पीरियड है, ट्रांजिशनल पीरियड है। ट्रांजिशनल पीरियड मतलब चाइल्डहुड से अडल्टहुड की तरफ ट्रांजिशन है, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है, रिगार्डेड एज द पीरियड ऑफ रैपिड चेंज बोथ बायोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली, जैसे हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं बच्चे में, ठीक है। जो लड़का है ये उसमें ज़्यादा मेल के फीचर्स डेवलप हो रहे होते हैं, लड़कियों में फीमेल के ज़्यादा, ठीक है, बॉडीली चेंजेस बहुत हो रहे होते हैं। दो द फिजिकल चेंजेस दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग दिस स्टेज आर यूनिवर्सल, द सोशल एंड साइकोलॉजिकल होते हैं, ठीक है, सभी के साथ मतलब ये होता है। बट फिर भी ये जो एक्सपीरियंस करते हैं अलग अलग चीज़ें और डॉल्सेंस, ये उनके कल्चर कंटेक्स्ट पे भी डिपेंड कर सकती है, और इसकी वजह से उनमें एक स्पेशल तरह का ईगो सेंट्रिज्म डेवलप होता है। ये किसने बात कही है, डेविड ने ये बात की है कि इस स्टेज में बच्चे में इमेजिनरी ऑडियंस होती है और उसमें एक स्पेशल तरह का ईगो सेंट्रिज्म डेवलप होता है। अब ये क्या चीज़ होती है वो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले जैसे इमेजिनरी ऑडियंस, इमेजिनरी ऑडियंस क्या है, जैसे ना कई बार बच्चे होते हैं कि वो सोचते हैं कि यार ये दूसरे क्या सोचेंगे, मैंने ये कैसे कपड़े पहनने हैं, दूसरे तो मेरे पे हंस रहे होंगे, है ना, कुछ भी ऐसी चीज़ें। या जैसे लड़कियां हैं, लड़कियों को वो कुछ भी ऐसा फील कर सकती हैं कि यार मैं यार देखने में आज अच्छी नहीं लग रही हूँ, मेरा हेयर स्टाइल अच्छा नहीं हो, दूसरे क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में, ऐसे बॉयज़ में हो सकता है। तो वो जो दूसरे लोग हैं, ऐसे इमेजिन करिए कि दूसरे वो लोग क्या सोचेंगे, उसे कहते हैं इमेजिनरी ऑडियंस, ठीक है, तो याद रखना है ये। इसके अलावा अडोलसेंस में क्या आ जाते हैं, जैसे ईगोसेंट्रिज्म का भी इन्होंने नाम दिया है कि जो बच्चे हैं वो क्या सोचते हैं कि यार मेरी जो प्रॉब्लम है वो यूनिक है और दूसरे मेरी फीलिंग्स को नहीं समझ सकते। जैसे खुद याद करो, आप जब किशोर थे, अडोलसेंस में थे, है ना, तो 14 से 20 के साल के बीच में, तो हम क्या सोच रहे हैं यार कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है और मेरे साथ ये है,
और बाकी लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, कोई मुझे नहीं समझ रहा, मेरे ना घर वाले ना बाकी कोई भी मुझे नहीं समझता है ना, ये फीलिंग्स आती है, तो उसे ही ईगोसेंट्रिज्म का नाम दिया, जो अडोलसेंस में होता है। चाइल्डहुड में अलग तरह का होता है, और इस स्टेज में बच्चा आइडेंटिटी को भी बनाना शुरू कर देता है, जैसे मैं अडल्ट हूँ, चाइल्ड हूँ, है ना, वो सारी अपनी आइडेंटिटीज़ को एक्वायर करना भी शुरू कर देता है, जो आगे हम पढ़ेंगे इरिक्शन की थ्योरी में भी। डेलिक्वेंसी की प्रॉब्लम आ जाती है। डेलिक्वेंसी का मतलब हो गया कोई भी ऐसा बिहेवियर जो सोशली अनएक्सेप्टेड हो, ठीक है, जैसे कुछ भी क्रिमिनल एक्ट हो सकते हैं, चोरी चकारी की हैबिट हो सकती है ना, तो ये सारे क्या हैं, डेलिक्वेंसी के अंदर आ जाएंगे, मतलब बच्चों में ये डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से उनमें नेगेटिव सेल्फ आइडेंटिटी बनती है, ट्रस्ट डिक्रीज़ होने लगता है, लो लेवल ऑफ अचीवमेंट होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को अलग अलग फैक्टर्स जो हैं वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, जैसे उनका पीयर प्रेशर हो सकता है, बाकी चीज़ें हो सकती हैं, बट ऐसा नहीं है कि हमेशा ही वो डेलिक्वेंट रहते हैं। अगर उनके इन्वायरमेंट में उनका जो रिलेशनशिप है या उनके क्लोज वन हैं उनमें चेंजेस किए जाएँ, ठीक है, उनके इन्वायरमेंट को चेंज किया जाए, तो वो ये जो डेलिक्वेंसी की हैबिट है ये ख़त्म भी हो सकती है। सब्सटेंस अब्यूज़ भी आ जाता है, जैसे ड्रग्स, स्मोकिंग, अल्कोहल वगैरह की हैबिट्स में इंडल्ज हो जाता है बच्चा, या कोई स्ट्रेस है तो स्मोकिंग करना, ड्रिंकिंग करना शुरू कर देता है, तो ये भी उसकी जो डेवलपमेंट स्किल्स हैं उनको अफेक्ट करती है चीज़। और इसके अलावा ईटिंग डिसऑर्डर भी बच्चे में होता है। ईटिंग डिसऑर्डर के लिए नाम याद रखना है, एनोरेक्सिया नर्वोसा एक ईटिंग डिसऑर्डर है जो अडोलसेंस में होता है, जिसमें वो स्पेशली क्या करते हैं, जैसे बच्चों में होता है कि यार मैं ज़्यादा खाऊंगा तो मोटा हो जाऊंगा, ये चीज़ खाऊंगा तो मेरी स्किन हेल्दी रहेगी, ठीक है, तो इसके लिए वो स्पेसिफिक जो कोई भी फूड्स हैं उनको एलिमिनेट कर देते हैं, उनको खाना बंद कर देते हैं, ठीक है, तो इसलिए इस टर्म को स्पेशली इन्होंने यूज़ किया है। एनोरेक्सिया नर्वोसा ईटिंग डिसऑर्डर है जो अडोलसेंस में स्पेशली देखने को मिलता है, ठीक है। तो आज की वीडियो में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट था, बट मेनली फोकस हमारा अडोलसेंस पे था। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से और भी कई क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, जिसके लिए मैं एक अलग तरह की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे वीडियो बना दूंगी, बट अभी नहीं, बाद में बना दूंगी, क्या अभी तो हम मेनली ऐसे क्वेश्चंस पे ही टारगेट कर रहे हैं जो पर्टिकुलरली अलग तरह के क्वेश्चंस हैं और बीच बीच में एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।